और होता भी ये था कि बिकॉज एज आई सेड कि हम लोग ट्रैवल करते रहते थे, फार्मर से मिलते थे, तो जगह जगह पे देन पीपल यूज टू कॉल अस विद डिफरेंट नेम्स, Okay. राइट? कहीं पे यू आर ट्राइंग टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम वीट टू किडनी बीन्स, राजमा, तो वहां आप हाँ जी। जा रहे हो तो अच्छा राजमा वाले आ गए, राइट? जैसे अच्छा जी पपीता वाले आ गए, अच्छा। तो इसी हिसाब से, हाँ, या अरे वो IITian लड़के आ गए। अच्छा। तो अलग अलग सबकी वो टर्मिनोलॉजीज होती थी, बट कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आ रहा हाँ था। जी। सबसे पहले सर, वेलकम टू NBV इंटरव्यूज एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। वेरी बिग कंग्रेचुलेशन ऑन द इम्पैक्ट देहात ने जो डाला है इस इंडस्ट्री पे एंड ओवरऑल कंट्री पे। सबसे पहले तुम आई थिंक सभी ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा मोमेंट था, बिकॉज आपने अपने एजुकेशन के बाद ही ऑब्वियसली गॉट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एडवाइजरी सेगमेंट में, वो कौन सा मोमेंट था जिसने ये स्पार्क किया कि आपको इस साइड में जाना है? एंड देहात इज़ नॉट योर फर्स्ट एग्रीकल्चरल सेटअप सो टू स्पीक, तो वो कहाँ से आया? सो रेट्रोस्पेक्ट में कोई ऐसा एक वैसा मोमेंट नहीं था, बट आई थिंक इट वाज अ चेन ऑफ इवेंट्स और देयर वर मल्टीपल डॉट्स जो शायद समय के साथ कनेक्ट होते गए और देहात कॉन्सेप्चुलाइज हो गया। कहीं ना कहीं एक डॉट तो मेरी खुद की अपब्रिंगिंग है जी। बिकॉज बिहार से होने के कारण, एक रूरल बैकग्राउंड के होने की तरफ से होने के कारण कहीं ना कहीं फार्मिंग से इनडायरेक्ट एक्सपोजर तो था ही। जी। बहुत ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला था, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पता थी, बट ये मालूम था कि अच्छा फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है। छुट्टियों में कई बार गांव जाने का मौका मिलता था तो पता चलती थी कि अच्छा चीज़ें क्या हैं। कहीं ना कहीं फार्मिंग को लेके एक निगेटिविटी तो है। जी। दूसरा डॉट कहें तो मेरी जॉब थी, बिकॉज आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली इन 2008, उसके बाद आई डिड कंसल्टिंग फॉर 3 years, जी। तो वो ज़्यादातर काम सप्लाई चेन से रिलेटेड था, FMCG रिटेल से था, जो फूड चेन का एक दूसरा एंड है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये सेटअप कह सकते हो, एंड मतलब आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट एक्सपोज टू बोथ द एंड्स ऑफ फूड चेन बाय द टाइम आई वाज 26। ओके। तो फिर वहीं से लगा कि हाँ, क्यों नहीं एग्रीकल्चर में कुछ किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 2009-2010 की। धीरे हाँ जी। धीरे इंडिया में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे वर्ड सुनने में आने लगे थे। जी। फ्लिपकार्ट शायद बन चुका था उस टाइम हाँ जी। तक, जबोंग, इस तरह के एक इंटरनेट कंपनीज धीरे धीरे इंडिया में आने लग बिल्कुल। गई थी। कहीं ना कहीं एक और चेन ऑफ लाइक इवेंट या डॉट कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जी। बिकॉज उस टाइम तक धीरे धीरे ये गट फील थी कि हाँ, रूरल एरिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी हाँ जी। फिजिकली एज वेल एज डिजिटली। कहीं ना कहीं मोबाइल या डेटा का इंटरनेट पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, राइट? बिकॉज इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप इंडिया में अर्बन एरियाज में आ रहे थे। तो इट वाज लाइक सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो खुद को लगा कि हाँ, कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। शायद अंदर से शायद ये एक रियलाइजेशन हुआ, बत्ती Okay. जली हाँ जी। कि शायद एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा वर्ड है जिसके लिए पूरी लाइफ दिया जा सकता है। इट्स गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। जी। फिर वहां से सोचना शुरू किया कि ओके ठीक है, चलो अगर एंटरप्रेन्योरशिप है देन व्हाट एग्जैक्टली इन एंटरप्रेन्योरशिप, कौन सा सेक्टर होगा, क्या आइडिया होगा। एंड देन अगेन आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज डॉट्स इट बॉयल डाउन टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर ही अपने आप में देखें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिल्कुल। राइट? अगर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया, लोगों से बातें करनी शुरू की, तो अपने आप में पता चला कि यार एग्रीकल्चर इट्स अ लार्ज ओशन। हाँ, इंडिया की पूरी GDP का 14-15% एग्रीकल्चर से आता है। हाँ, कुछ टोटल मार्केट साइज देखे तो कुछ 350-400 बिलियन का मार्केट है डॉलर का। इंडिया में 120-130 मिलियन फार्मर्स हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। अलग अलग तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। फिर लगा कि यार एग्रीकल्चर है तो व्हाट एग्जैक्टली इन एग्रीकल्चर, पता नहीं था। तो कहीं से भी मतलब आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट लगा कि नहीं, शायद फार्मर्स के बारे में सोचना चाहिए। एंड दिस इज अगेन आई वुड से अगेन क्रेडिट गोज टू ऑल दिस सेटअप आई हैड इन माय लाइफ, कि कहीं ना कहीं गट फील ही थी कि हाँ, देयर आर लॉट ऑफ एफिशिएंसी around farmers. So if anything can be done for the farmers, with the farmers, around the farmers, I think that is going to be something which is unique, amazing. और
और मोर इम्पोर्टेंटली जैसे ये थॉट आया एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग भी आई कि इफेक्टिवली यू आर टॉकिंग अबाउट अ वर्किंग मॉडल which will help millions of Indian farmers to basically grow, to evolve, right, to improve their livelihood. और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के कारण से उन चीज़ों को आदमी रिलेट कर पाता था. तो बस यही था, लगा कि कुछ करना चाहिए. मॉडल क्या होगा, देहात क्या, ये सब पता नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बस ये थॉट था कि हाँ, एग्रीकल्चर में जैसी पोजीशनिंग चल रही है दुनिया की, फूड प्राइसेस इन्फ्लेट कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, दूसरी तरफ फार्मर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी है. और दूसरा ये लगा कि अच्छा कुछ फार्मर के से जुड़ता हुआ मॉडल बनाना खुद को शायद अच्छा बताए, अच्छी फीलिंग दे रहा है जिसके लिए आप मोटिवेटेड रह सकते हो. बिल्कुल. वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. अगेन आई थिंक एज वी ऑलवेज से कि वी आर फॉर्चुनेट कि शुरू में एक अच्छी कोर टीम बन गई. जब मॉडल भी नहीं था उसके पहले एक फाउंडिंग टीम बन गई. तो दूसरे आईआईटी के फ्रेंड्स आ गए, दूसरे आईएम के फ्रेंड आ गए, 5-6 लोगों की अच्छी कोर टीम बन गई. एंड दूसरा कि बिना इन चीज़ों की चिंता किए हुए कि क्या मॉडल होगा, बिजनेस मॉडल क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या आएगी, इन्वेस्टर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब की चिंता किए हुए बगैर लाइक वेरी नेक्स्ट स्टेज वी फाउंड ऑल ऑफ अस एट ग्राउंड जीरो. और जो भी नौकरी में था या कुछ भी था सब छोड़ छाड़ करके एंड देन लाइक वी वर समवेयर इन बिहार. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. And then again, I mean, it's been almost a decade now we have been in this space. Yeah. So जब आप लोगों ने शुरू किया with the core founding team, मैंने कहीं आपके किसी और इंटरव्यू में सुना आप लोगों ने बहुत सारे फार्मर्स से बात करी ग्राउंड लेवल पे जाके, पर्सनली जाके. एंड काफ़ी लोगों ने शुरू में आपको शायद सीरियसली भी नहीं लिया बिकॉज कहाँ से आए हैं, शहर से बच्चे आए हुए हमसे बातें कर रहे हैं बैठ के. तो उस टाइम पे क्या वो चैलेंजेस थे, जो की चैलेंजेस आपने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के आइडेंटिफाई किए कि हाँ इन पे काम करेंगे सबसे पहले? मतलब अब तो बहुत चीज़ें आप कर रहे हैं एज अ कंपनी, शुरू में क्या थे वो 3-4 चीज़ें? तो शुरू में जैसे हमारा सबसे पहला थॉट ये था, जैसे किसानों के बारे में कोई सोचता है या हमारी सोच थी कि अगर किसानों की इनकम बढ़ानी है, हाँ जी, तो सबसे पहला थॉट आया राइट, जो किसी भी एक कोई न्यू जेन बंदा जो सोचेगा या मैनेजमेंट कंसल्टिंग बैकग्राउंड का बंदा जो सोच सकता है, तो राइट द फर्स्ट थॉट वी हैड कि अच्छा व्हाई कांट वी सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स एंड देन सेल टू बिगर मार्केट, एज सिंपल एज दैट. तो लगा कि यही करते हैं, बट दिस वाज जस्ट अ थॉट. बट व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग टू फार्मर्स देन वी गॉट टू नो कि नहीं, मतलब दिस इज मतलब दिस कम्स प्रोबब्ली अगेन आई मीन एट लास्ट देयर एक्चुअल प्रॉब्लम बिगिंस इन द बिगिनिंग ऑफ सीजन इटसेल्फ कि कौन सी क्रॉप करनी है, कौन सी वैरायटी करनी है, राइट. बिकॉज व्हेन यू गो टू ग्राउंड जीरो you find कि 10 different farmers in same village growing n number of different crops of n number of different varieties, right? So then aggregation as a stand alone it's going to be very difficult. हाँ जी. तो और हाँ मतलब अगेन आई वुड से कि मतलब फॉर्चुनेट थे राइट, हम सभी लोग एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, तो जो दिमाग में आता था बस वो करते ही रहते थे. बट समहाउ आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद मल्टीपल आइटरेशंस वी कुड रीच टू वेयर वी आर. तो फार्मर से बातें की और बात करके समझ में आया कि नहीं यार, केवल मार्केट लिंकेज तो नहीं कर सकते, मतलब खुद के लिए भी सही नहीं है राइट. बिकॉज आप बोलो फार्मर से कि अच्छा ठीक है अगर आप ये ग्रो कर देंगे, अगर आप ये उपजाते हो तो हम मार्केट दे सकते हैं, बट अगेन देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, देयर इज नो ट्रस्ट. व्हाई एनी फार्मर विल चेंज the cropping cycle, right, what they have been growing since years. I think with just a single communication कि अच्छा कोई आ रहा है, उसमें भी 26-27 साल के बच्चे हैं, बैग टांग के आ गए, कब वापस भाग जाएंगे पता नहीं है. Exactly. और उसमें भी पता हो गया अच्छा ये आईआईटी के बंदे हैं, तो उनको और लगता था कि यार एक वो डिस्कनेक्ट आ जाता है, ये तो कब भाग जाएंगे, इनको तो नौकरी की भी चिंता नहीं है, कुछ नहीं यार, ये कब भाग जाएंगे. हाँ जी. For farmers it was very difficult to digest. I still remember one of the farmers called Suman ji during our early days said कि यार हमारे तो 20 गांव के दूर दूर में कोई आईआईटी नहीं है और आईआईटी होकर के यहाँ पे आ गया, इनको कोई तो बहुत इनको भड़का दिया है किसी ने तो कुछ जादू टोना कर दिया, अदरवाइज तो देयर इज नो रीजन व्हाई समवन इज डूइंग दिस. सो अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी थी. किसी की थ्योरी होती थी कि नहीं ये पागल हो गए, किसी की थ्योरी थी कि कुछ तो जादू टोना हो गया है, किसी की थ्योरी थी कि यार अभी ये एडवेंचर कर रहे हैं राइट, मतलब 1-2 सीजन जब तेल निकलेगा तो वापस भाग जाएंगे. But I think good part is कि I think we took all those conversations very seriously. We kept asking ourselves कि why it's so difficult for them to basically to get convinced to any new proposition or to any new innovation. But 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल
then we started thinking, from a farmer's perspective. Okay. Right, and I think we realized, and आज के समय में देहात मतलब it's a more than 750 member team. Yeah. Everyone knows this theory philosophy कि यार इंडिया में एक किसान की वार्षिक औसत खेती से जो आय है वो 70,000 रुपए है. Okay. For a family size of 5, that means कि their monthly income is 6,000. That means their daily income is 200 rupees. Yeah. अब आप ये सोचो कि अगर किसी की दिन की आय अगर 200 रुपए है तो उसका थॉट प्रोसेस उसी के हिसाब से चलता है, राइट? आई मीन दे डोंट हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटी. Exactly. बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गॉट दैट पर्सपेक्टिव, एंड देन वहां से फिर धीरे धीरे ये पूरा देहात मॉडल कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट any sort of specific stage of farming. Let's not talk Okay. about कि अच्छा we will buy Okay. or you change the crop. No, let's not talk about any specific crop or any specific stage of farming cycle. Let's talk about the farmer. Okay. Whatever they are growing, whichever crop they are growing, how we can build an ecosystem so that they can get everything related to agriculture under one roof, right? So that's why I'm saying, right, it was not like one specific eureka moment कि बत्ती जली और आगे अच्छा ये करना है, ऐसा नहीं था, राइट? अगेन आई मीन इट हैपेंड थ्रू स्टेजेस, थ्रू फेजेस. पहले एग्री का आइडिया आना, ग्राउंड जीरो पे जाना, 2-3 साल तक आप फार्मर्स से मिल रहे हो, राइट? आई मीन डेली यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक फॉर 200-250 किलोमीटर, अलग अलग तरह के फार्मर्स से मिलना, कहीं पे कुछ ट्राई कर रहे हो आप, कहीं पे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करा रहे हो, कहीं पे उनसे उनका प्रोड्यूस ले रहे हो, कहीं पे उनको अच्छी सीड दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ें, कहीं पे फिजिकल फार्मर्स ट्रेनिंग हो रही है. एंड देन आफ्टर ऑल दोज मल्टीपल पायलट्स, फ्यू ऑफ देम लाइक वेंट वेल, फ्यू ऑफ देम लाइक वर अ बिग फेलियर, बट देन वहाँ से लगा कि नहीं यार, बट दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ अ गेम चेंजर, जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट अ फुल स्टैक मॉडल, यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर फार्मर्स. So that's how basically Dehat got into the thought या model जहाँ से दिमाग में आया ऐसा कुछ करना चाहिए. So you get to a stage where आपका एक मॉडल रेडी है, आपका एक बेस मेट्रिक रेडी है कि ओके दीज आर द थिंग्स वी आर ऑफरिंग एंड यहाँ हम फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इन हाउएवर मैनर. सो उसके बाद obviously marketing becomes a big challenge for any company, and for something as niche as this and for something जिसका जो ऑडियंस बेस है, जिसका जो टारगेट कस्टमर है, उसका मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा रिश्ता है नहीं. वो कितना बड़ा एक चैलेंज था? It's a valid question. तो हम लोगों का ऐसा कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं था इनिशियली, कोई मार्केटिंग बजट नहीं था. आज भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी स्पेंड वेरी लेस ऑन द मार्केटिंग. Rather we focus more on the value proposition. Okay. मुझे लगता है कि अगर if your value proposition is so clear about the customer you are serving, which is farmer in our case, तो फिर marketing spend की जरूरत ही नहीं है in a way, right? Okay. Because तो then there will always be a pull. Yeah. But हाँ, मतलब on that note, but again, I mean, marketing is not just about sort of acquiring customer. Marketing is also about creating awareness about your services. So वहाँ पे भी मतलब there is a story, right? Since our registered name is quite English. हाँ जी. That's our registered name. It's very English. It's complete English. Green Ag Revolution. We started our venture called Farms and Farmers, which was registered as a society earlier. So, but both the names were like quite English. Yeah. So then, and then we realized here, while farmers, they really, like again, I mean, after our pilot stage, उनके बाद जब उनको समझ में आया, right, when we made the model as per the farmers, so उसके बाद acceptance की problem नहीं आई. Farmer then they could understand कि अच्छा ये तो ऐसे मॉडल की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ पूरे सीजन में है, बेशक हम कन्वेंशनल क्रॉप ही ग्रो कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर गोइंग टू हेल्प अस, राइट? सो वहां से फिर ट्रस्ट आना शुरू हो गया था. लेकिन स्टिल वी स्टार्टेड थिंकिंग अच्छा अब ये हो रहा है, सो हाउ वी शुड स्केल इट अप. तो देन वी थॉट कि नहीं, ये इंग्लिश नाम तो चलेगा नहीं, बिकॉज फार्मर कैसे, मतलब हाउ दे विल, लाइक हाउ वी कैन गेट अ हाउस होल्ड नेम. और होता भी ये था कि बिकॉज एज आई सेड कि हम लोग ट्रैवल करते रहते थे, फार्मर से मिलते थे,
तो जगह जगह पे then people used to call us with different names. Okay. Right? कहीं पे you were trying to change the cropping pattern from wheat to kidney beans, राजमा, तो वहाँ आप जा रहे हो तो अच्छा राजमा वाले आ गए, राइट, जैसे अच्छा जी पपीता वाले आ गए, अच्छा, तो इसी हिसाब से हाँ, या अरे वो IITian लड़के आ गए, अच्छा, तो अलग अलग सबकी वो टर्मिनोलॉजीज होती थी, बट कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं आ रहा था. सो दैट्स हाउ वी थॉट कि नहीं was let's have again farmers catchy name. Okay. And that's how basically we again came up to this name as Dehat. So हाँ, मतलब to coming back to your question, I think first principle is कि work on the value proposition. Yeah. And again, I mean, with respect to time, over the years, we always worked on our value proposition in all aspect, so that farmers basically they get a trust, right, with the model, even with the name. Yeah. Right, when we hear the name Dehat, right, so it gives them a feeling of कि like something which is close to them. अपना ही है बिल्कुल, right. तो this is our marketing principle, and as we always say कि मतलब we have a bottom up journey. हाँ जी. We always believe कि यार whenever you are going into any new location, get your first farmer. Okay. Right, always try to get your first farmer, right. I mean किसी एक farmer को तो happy करो. हाँ जी. Right, and also with the micro entrepreneur, right, because let's say our last mile delivery is entirely based on the micro entrepreneur, someone who is from the same community. Okay. And he becomes our kind of local face, or he becomes our spokesperson in a certain catchment area of 3 to 5 kilometer. So then approach यही रहता है कि यार पहला farmer convert करो, पहला micro entrepreneur convert करो, उसको खुश करो, and then obviously then they start spreading the words. जी. तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग का जो जरिया रहता है वो तो यही है, जो बॉटम अप ही है, जो कम्युनिटी बेस्ड ही है, राइट. बिकॉज एक फार्मर खुश है वो 10 को बताता है. सेम इज ट्रू फॉर द माइक्रो एंटरप्रेन्योर. थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें तो हम लोगों ने आज शुरू की है, राइट, इन पास्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड लार्जली बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ आवर, बिकॉज द वे हाउ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज ग्रोइंग, एंड एट द सेम टाइम आई मीन सिंस वी बिलीव कि नाउ आवर सोल्यूशन इज रेडी टू बी रेप्लिकेटेड ऑल अक्रॉस पैन इंडिया. Okay. So, and again, that's fine that today Dehat is working with more than 500,000 farmers, but still, as I said earlier, कि इंडिया में तो 130 मिलियन फार्मर है. जी. तो 6 लाख फार्मर के साथ काम आप कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो एक तरीके से, right? So that's why with respect to time we are also evolving, or we have been evolving to have again right, better, efficient marketing tools, techniques from physical to digital. Okay. But the approach remains same, which is mostly farmers driven, farmers friendly, building trust with the farmers, right? I mean, make your farmer ambassadors and kind of let them start talking about you as they are. Okay. So आपने बात करी about the smartphone penetration and the digital penetration in tier 2, tier 3, 4, 5, whatever. So उसका किस टाइप का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है ऑन योर ग्रोथ एज देहात? बिकॉज पिछले 3-4 साल में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ये पेनिट्रेशन आया है, तो वो किस टाइप का हेल्प किया है या एक बैरियर आया है? काफ़ी रहा, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग, राइट, कहीं ना कहीं इस सेक्टर में आने का भी हमारा रीज़न ये था, बिकॉज वी ऑलवेज हैड दिस गट फील कि सूनर और लेटर दिस विल ग्रो, सूनर और लेटर एवरीवन विल हैव अ मोबाइल फोन, राइट, और ऑफ कोर्स नाउ वी से कि एवरीवन विल हैव अ स्मार्टफोन रादर. तो कहीं ना कहीं इसको हम लोगों ने शुरू से लेवरेज किया. फॉर एग्जाम्पल अगेन, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट बैक इन 2013, 2014, उस टाइम पे फार्मर्स दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल व्हाइल शेयरिंग देयर मोबाइल नंबर. ओके. राइट, मतलब वी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मोबाइल नंबर बताइए सो दैट कि वी कैन गिव यू एडवाइजरी. जी. राइट, बिकॉज आवर वर्क, आवर टच पॉइंट विद फार्मर इज नॉट जस्ट ट्रांजैक्शनल ऑफ बाय एंड सेल, राइट. We do lots of effort on the advisory side, right? We advise every individual farmer in a customized manner every week, based on whichever crop variety they are growing. तो हम लोग उनसे फोन नंबर मांगते थे, तो उनको बड़ा लगता था कि नहीं यार ये तो फोन नंबर नहीं देना चाहिए. But obviously, but आप कुछ कर नहीं सकते, right? It's a behavioral aspect. But with respect to time, obviously, because entire ecosystem is working, बाद में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो basically then it brought some bit of scalability. Then again, I mean, we use mobile phone for advisory, as I said. तो शुरू में majority farmers feature phone users होते थे, तो आपको IVR, call centers, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा effort लगाना पड़ता था. But the way how now they are shifting towards smartphone, your work becomes easier. It brings again more scalability in terms of scheduling call
in form of IVR to number of farmers. I mean, all you have to do is basically a push notification, right? I mean, again, I mean, we are in the COVID era. Last year, we integrated payment gateways, like every basic thing, cataloging, everything, right? So, like farmers, those are on smartphone. I mean, they can gain a good customer experience on our app, basically, right? I mean, they can go to their farm, they can click a picture of the crop. If there is any pest or disease attack, right? I mean, we can obviously provide the solution on a real time basis, right? Many multiple things, right? And now we are talking about, again, I mean, next level technology, right? When we are seeing that, hey, so we are going to map your land parcel with the help of satellite imagery. Okay. So that, I mean, even if you just geotag your land parcel, we can tell you that that which part of your khet or land parcel is affected. Okay. Right. I mean, where you have crop stress, where you have nutrient stress, where you have water stress effect, right? So obviously those things are sort of additional benefit and advantage for Indian farmers. But again, I mean, to avail those benefits, I think you need to be a smartphone user, right? So, and again, and this is all aligned with the development, the way how smartphone penetration, data, internet penetration is growing significantly in rural area. Yeah, definitely. So, yeah, I mean, but still it varies from India to India. But again, we started our work from Bihar. Now we are moving towards central western part of India. We are seeing the difference. Even in any single geography, in past 3.5 years, I think this has grown by, I would say, 35-40% at least, the smartphone penetration or internet penetration. Yeah. So you spoke about how awareness was obviously a big thing, but now that you're expanding into different areas, and एक वो रहता है कि हर एरिया का एक अलग सेंस एंड सेंसिबिलिटी होगा, एक अलग ही एक माइंडसेट होगा, सो टू स्पीक. तो अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस इन ग्रोइंग देहात ओवर द लास्ट 4-5 years, किस टाइप के बैरियर्स रहे हैं, स्पेशली व्हेन मूविंग टू डिफरेंट एरियाज? It's a long list, but again, India is a diverse country, and from agri point of view, forget about India. I mean, within a particular state, you will see enough diversity. Right? I mean, within a particular state, you go from one district to another. Forget about district, like you go from one block to another, and you will see the diversity. Might not be in terms of cropping pattern, but in terms of soil type, in terms of land type, in terms of water table, right? So there are a lot of variability. But the good part is ki, like initial 5-6 years, we actually worked hard, in this direction. We knew that whenever you will be replicating this model from one geography to another, these are the basic set of challenges you're going to face. So उस हिसाब से अपने मॉडल को तैयार किया था, and that's why again, I mean, like for initial 5-6 years, there was no growth of Dehat. Okay. For any outsider. Right, and that's why we always say कि यार हमारी कहानी वो राहुल द्रविड़ ने जो बताई है ना, जो एकदम वो बैम्बू वाली स्टोरी, it's very much similar to that hybrid bamboo के प्लांट की स्टोरी की शुरू के 5-6 साल तक तो ग्रोथ दिखती ही नहीं थी. आप रोज मेहनत कर रहे हो, रोज पानी डाल रहे हो, रोज खाद डाल रहे हो, लेकिन पौधा बढ़ता ही नहीं था. तो सामने वाले को लगता था कि पता नहीं क्यों ही मेहनत कर रहे हैं, बट द रियलिटी वाज कि यू वर डीपनिंग योर रूट्स. And when that's why when as a team, as a model, as a platform, we gained that confidence कि नहीं यार अब मॉडल शायद रेडी है, अब अपन जा सकते हैं from one state to another. Then we started replicating, and that's why in past 2.5 years, already we have 20x growth. Oh, wow. So and that's primarily because उन 5-6 सालों में हम लोगों ने हर क्रॉप को देखा, राइट? कॉर्न की सप्लाई चेन पोटैटो के सप्लाई चेन से बिल्कुल अलग है, राइट? सोयाबीन की सप्लाई चेन कॉटन के सप्लाई चेन से बिल्कुल डिफरेंट है. एंड नॉट जस्ट मतलब the offtake or the supply chain part, even obviously the production part, right? I mean, बहुत multiple चीजें हैं. It's a long list. But the good part was कि नहीं, शुरू के कुछ सालों तक बैठ के जो मेजर क्रॉप्स, मेजर रीजन थे, उसकी थोड़ी तैयारी करी और फिर रेप्लिकेशन शुरू किया. आज भी, for example, as on date, Dehat is not present in Gujarat, Maharashtra, AP, Telangana. So that's why that's an ongoing exercise. While we are replicating this model to geographies like Bihar, UP, MP, Rajasthan, but at the same time there is a parallel team which keeps working to learn the new region, the new crops, right? I mean, so that again, I mean, down the line we can replicate this model to other states where we are not present currently. So what's the next big thing for Dehat? Obviously expansion to different states is one, but
internally maybe, or in terms of product, or in terms of solutions? What's the next big thing for Dehat? Next big thing is is the pan India presence. Next big thing is that again, I mean the kind of response we have got from the industry, from the market, from the investors, from the farmers, from the last mile as well. Again, I mean that brings a lot of confidence. And more importantly, as a team, if we have seen the experience of scaling up Yeah. to 20x growth in past 2.5 years, so again, I mean, again that's another reason to get more confidence कि भैया सब ठीक है, चीजें चल रही हैं, चीजें workout हो रही हैं. So that's why the next big thing is to create presence of Dehat pan India in all major agriculture clusters of India, be it Gujarat or Maharashtra or AP, Telangana, Karnataka, anywhere. So, and that's what basically, again, I mean, very recently, just since few days ago, we have started making this a statement internally कि चलो, let's get aligned ourselves with this mission. Sure. Can we aggregate, can we aggregate 5 million farmers, Okay. right? In next a year and a half to two, right? Which is like 10x growth, right? Can we aggregate 30 million farmers by 2026, right? Which will be like 30% total number of farmers. Can we, as on date, our Dehat number of Dehat center, which is 2600, but can we have 15,000 Dehat centers in next year and a half? Can we have 25,000 in next 2024? So long story short, basically pan India presence, right? I mean, whether it's west or south or central India, wherever, I think so. That's the next big thing for them. Okay. I'll just ask a couple of questions about the industry on the whole now. Agri-tech industry right now, where do you think we are in that particular space overall? Like there are a lot of new players also coming in after you probably set a wider path for everybody. So where do you think we are and what kind of work is being done? Well, it doesn't matter who came before us, after us, but it's a point of inflection for the industry because the kind of strong buzz the sector agri has been experiencing now. Yeah. And when we are seeing that that agri has become agri-tech now, so it's a point of inflection. Ji. But at the same time, again, everyone see agriculture as a sector, how much opportunity, how big is the market? This has never been a question for anyone, right? I mean, but again, then it's all about smart execution. It's all about ability to scale. It's all about having a right unit economics, right? But again, I mean, because of the digital boom, it's a great time for the sector because different stakeholders are getting aligned, whether Okay. it's government or startups or corporate, Yeah. right? Or kind of even like financial institution, everyone, right? So Yeah. different stakeholders are getting aligned for common goal. I think that's the reason why it's a point of inflection. But at the same time, yeah, I mean, unlike many in the sector, agri is not a winner takes all. Yeah. I mean, you need multiple players. It's a large sector, right? I mean, you need many Dehat, right? I mean, you need multiple players like us, right? So, and then ultimately, people will have to be collaborative, right? I mean, if the goal is common, Yeah. which is all about helping farmers, right? So then again, I mean, you need to be collaborative. That's the way how I personally see that. That again, I mean, the sector has ability and appetite to accommodate everyone. It's a large market. Okay. So, but there is this alternate train of thought that is developing over the last maybe 1.5 years, especially in the entrepreneurship region. People like Mr. Kunal Shah, and there are quite a few others as well, who are insisting on the fact that if India is to grow into a superpower, so to speak, it should not be an agrarian economy like it is right now. Do you agree with that statement? Because I mean, we are that already. I don't think it's easy to just say, okay, from tomorrow we'll be something else, or maybe even 10 years down the line we'll be something else. Do you think that's a fair sentiment? I would rather reiterate it, right? That you like, for example, agriculture is a sector, as I said earlier in the session itself, that it contributes 14% to the national GDP. Exactly. Which is a great sort of base to play around.
Yeah. I mean, imagine, building anything from scratch or new versus, let's say, if we can work together to empower the existing base, right? Obviously, that will be a big boost to the economy. Yeah. For example, all of us are aware of the surge in the export side in past a year and a half, right? There Yeah. is entire world is like, especially in terms of food, entire world is looking at India, Yeah. right? To serve the food, especially kind of let's say neighboring territory, whether it's Middle East or Southeast Asia, right? Because India is in the kind of large consumer. Yeah. So and then you are already well qualified, well equipped to match that expectation in terms of total acreage under cultivation, in terms of your soil fertility, right? All you have to just to fix your infrastructure, whether it's digital or physical, right? And then you are already sort of sitting with a sort of strong base of 14% to the national GDP, right? So obviously in this case your marginal effort will be quite efficient, right? Yeah. It will be sort of quite reduced marginal effort if That's you really true. want to boost your economy, and that's exactly what I think government is trying to do as well, right? When Yeah. you will find a lot of support to export, you will Yeah. find a lot of support to agri infra, right? And obviously now government is trying to deregulate many other things, right? This is all because to support the agri related economy. Why? Because you are already sitting at the base of 40% of the national GDP. That's I think what he must have said, which is more related to the technology, because he is a firm believer of technology, Yeah. and that's why I said that I don't deny, rather I am reiterating, because if technology and that too again technology related to fin, Yeah. right? For example, as far as agri-fin is concerned, Yeah. let me share a data that that less than 10 to 12% Indian farmers have got access to structured financing. Okay. Right? Even as on date, average borrowing rate for Indian farmer is 3 to 5% monthly. Okay. Right? So where probably he must have come from, that so let's say mostly from fintech angle, mostly from tech angle. That's why I'm reiterating that if agri, tech and fin, probably if it can be bundled, right, it will certainly be a big boost to the economy, because farmers will have right or basically cheaper access to capital. Yeah. Then probably they will be in a position to kind of to go for high end cultivation, more commercial farming in a way. And obviously then sort of then it will boost not just the domestic market, as well as they can go for export and everything, right? So then there has to be a convergence of agri, technology, and then the fin part in a way, right? Yeah. So a slightly political question. You can refuse to answer if that's okay. The new laws that are coming in, the new farm laws that a lot of people are opposing, but a lot of people are supporting as well. Where do you stand on that? Do you think it's a blanket thing, or do you think there are still tweaks needed to be made? Certainly there are few tweaks required, right? Because the current laws, it does require some bit of amendments for sure. Okay. And amendments in terms of, or more than amendments, clarity. Okay. But before coming to that part, if you ask me, I think in longer run, it's worth attempting at least once. Okay. I would say. Why? Because if, and again, nothing related to for or against as a stand. Yeah. Let's say if something has been existing and there are bunch of inefficiencies, Yeah. so then some change is needed, boss. Some change, right? True. I'm coming from this mindset, and which is not just related to this farm law or anything else. In general, I'm a firm believer. Okay. Right? Let's say if something has been into existence and there are some inefficiency, at least attempting for a change is worthwhile. Yeah. That's it, right? If you go into deeper around this, agri is a sector where overnight change or expecting overnight change, it's a myth. Yeah. Right? It will take years. It will take time, right? To become any change as visible. Yeah. And during those kind of time, there will be a lot of iterations, right? There will be a lot of let's say improvisations, Yeah. right, or corrections maybe,
right? But again, and like something what we have experienced as well, right? Yeah, in our that's what- journey, right? I mean, it's been a decade we have Yeah. been in this space, right? But again, I mean, we have gone through a lot of internal improvisations. That's Yeah. why, and that's how why we are here. And still further, there will be like many other further improvisations needed, right? I think another thing that probably this particular side of things can take from your journey with Dehat and everything is the education aspect. Yeah. I think at this point the education aspect is not being focused on that much for these particular laws, and that is why probably that whole friction is I think being happening. a layman language, I would say the law is all about creating one more option for the farmers. That's As long as the final decision making it remains with the farmers, I think that's fine. and like you said, it's worth attempting at It's least worth once. attempting. It's Yeah. worth attempting. So I'll wrap up with one final question, sir. What is your big hope for the agri-tech space over the next maybe 5-7 years? My big hope is more than agri-tech. I think more about the ecosystem. Is that I mean, for example, at Dehat, we believe that that we have bundled all the right touch points any individual Indian farmer needs. Okay. But still, in relative terms, the challenge is to reach out to the farmer. The challenge is to acquire those farmers. So the big hope is that is a setup, is a time when every individual farmer will have a smartphone. Okay. Right? Because we believe that if you have a smartphone, probably I think for Dehat, reaching out to you Yeah. will be relatively easier. Right? So that's the big hope. Again, it doesn't mean that if it's not there, again, I mean, there is any bottleneck for us. We are still anyways kind of growing and reaching out to you. But yeah, I think the big hope is mostly around the digital infrastructure and ecosystem. It becomes easier for them also to connect to a wider. Connect, to transact, right? Yeah. I mean, again, I mean, to know, to let us know your query in an efficient way, right? And to basically get benefited, because of the technology we are developing. I really hope that happens, sir. Thank you so much. Thank you so much for taking out time and being a part Thank of you. this. Thanks a lot. I really enjoyed the conversation. Thank you, Questions sir. you asked were very relevant. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot.